वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यस, आज के टॉपिक का नाम है उत्साह। यस, कुछ भी सीखने के लिए पहले हमें उत्साहित होना चाहिए, राइट? तो आई होप कि आप सभी उत्साहित हैं इस कविता को सीखने के लिए एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक इट। हाँ, so first let us talk about the writer and poem, then I'll start explanation again. इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल में महिसादल नामक स्थान पर हुआ। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। इनकी शिक्षा सिर्फ 9वीं तक हुई। इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। इनका व्यक्तिगत जीवन काफ़ी दुखों और संघर्षों में बीता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इनको बहुत ख्याति प्राप्त थी। निराला जी शोषित वर्ग के लिए काफ़ी उत्तेजित रहते थे, शोषित वर्ग के लिए काफ़ी चिंतित रहते थे और उन पर लिखते भी थे। उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के लिए उनकी भावनाएं हमेशा उमड़ती रहती थीं और अपनी कविताओं में वो उनको उजागर भी करते थे। तो ये तो था हमारे कवि का परिचय। अब हम समझते हैं कि हमारी कविता के बारे में। उत्साह कविता और अट नहीं रही, ये 2 पार्ट्स में इस कविता को कवि ने डिवाइड किया है। बट इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट उत्साह पोएम, ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। उत्साह कविता एक संबोधन गीत है। संबोधन गीत मतलब कवि इसमें बादल को संबोधित कर रहा है, उससे कुछ कह रहा है। हे बादल, तुम आकर लोगों में नया उत्साह जगा दो, नई ऊर्जा भर दो, उनके गर्मी से व्याकुल मन को शांत कर दो, शीतल कर दो और संसार में एक नया परिवर्तन ले आओ। इसमें उन्होंने बादल की तुलना कवि से भी की है, क्योंकि कवि और बादल लगभग एक ही जैसा काम करते हैं। संसार को परिवर्तित करना, उसमें नए बदलाव लाना, ये कवि का भी काम है, क्योंकि साहित्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो संसार की विचारधारा में बदलाव लाए। वैसे ही बादल संसार की दशा में परिवर्तन लाता है। जैसे जब गर्मी से लोग व्याकुल होते हैं, तब वो बारिश करके वहाँ पे एक नए जीवन का निर्माण करता है। तो बादल और कवि लगभग एक जैसे ही कार्य करते हैं, इसीलिए वो बादल को क्रांतिकारी भी मानता है, क्योंकि क्रांतिकारी भी अपनी गर्जना और तीव्र कठोर आवाज़ से लोगों के अंदर भय जगाता है और लोग भयभीत होकर उसकी बात मानते हैं और संसार में इस तरह से नया परिवर्तन होता है। तो लेट्स बिगिन अ पोएम, ओके। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो कवि इसमें बादलों से बरसने के लिए नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि गरजो। आपको पता है जब बादल आते हैं तो हम सब यही चाहते हैं कि बादल आ गए हैं, अब बारिश होगी, किंतु कवि बादलों से बरसने के लिए नहीं कह रहा है, वो उनसे गरजने के लिए कह रहा है। क्यों? वो क्यों बादल से कहता है कि तुम गरजो, ना कि वो बरसने के लिए कह रहा है? तो हम समझते हैं, बादल जब गरजते हैं तो लोगों के मन में भय बैठता है। आपने देखा होगा जब बादल गरजते हैं, काले काले बादल आकाश में घिर आते हैं, तो हमारे मन में उन्हें देखकर कभी कभी भय होता है। जब बिजली कड़कती है तो हम डर से सिहर उठते हैं, कांप जाते हैं। तो बादलों की वो गर्जना, बादलों की आवाज़ की वो कठोर ध्वनि लोगों के मन में भय जगाती है और ये भय संसार में नए परिवर्तन का कारण बनता है। तो यहाँ पर कवि ने बादल को एक
क्रांतिकारी की तरह देखा, समाज में नया परिवर्तन लाने के लिए। जैसे कि कवि भी क्रांतिकारी होता है, वो भी एक तरीके से समाज में परिवर्तन लाता है। बादल भी लाता है। बादल जब भीषण गर्मी के बाद बारिश करता है तो सूखी बंजर मुरझाई हुई धरती हरी भरी हो जाती है, खिल उठती है ना। वैसे ही तो एक परिस्थिति को बदल देता है, वो समाज में परिवर्तन ले आता है ना। वो मौसम में परिवर्तन लाता है। कवि अपनी रचनाओं से लोगों की विचारधारा बदलता है, उनके सोचने का ढंग बदलता है। इस तरह से समाज की मानसिकता में परिवर्तन आता है। तो कवि और बादल यहाँ पर लगभग एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। बादल गरजो, कवि कहता है बादल अब तुम गरजो, अब गरजो। घेर 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 घोर गगन, अर्थात तुम उमड़ घुमड़ कर बादल में छा जाओ, चारों तरफ से इस आकाश को घेर लो। धारा धरो, हे धार को धारण करने वाले, अर्थात धारा मतलब जल की धारा। बादल बरसते हैं, उसमें बूंदें छुपी होती हैं, जल की धाराएं छुपी हैं, इसीलिए धारा को धारण करने वाला अर्थात बादल। यहाँ पर ये इसका पर्यायवाची शब्द है बादल का। ठीक है, तो यहाँ पे समास भी है, धारा को धारण करने वाला अर्थात बादल। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस समास की बात कर रही हूँ, जहाँ पे दो पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ संकेत करें, अर्थात बहुव्रीहि समास। तो हे धारा को धारण करने वाले, तुम उमड़ घुमड़ कर इस आकाश में छा जाओ और अब गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, अब ललित का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, सुंदर सुंदर काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। पहले तो सेकेंड लाइन, घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि घा और रा वर्ण कई बार आया है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार सेकेंड लाइन। फिर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में ललित ललित पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक ही शब्द एक ही अर्थ में दो बार आया है। बाल कल्पना के से पाले, के से तुलना, से शब्द भी दिया है वाचक शब्द, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, जब तुलना भी हो और वाचक शब्द भी हो तो उपमा अलंकार होता है। तो अर्थात तुम काले घुंघराले किसी बालक के बालों की तरह हो। जैसे किसी बालक के काले घुंघराले सुंदर बाल होते हैं, आप वैसे ही लगते हो। तुम्हारा ये जो रूप है किसी बालक के सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह है और तुम उनकी कल्पनाओं जैसे हो। आपने देखा होगा बादल कैसे रंग बदलते हैं, कभी काले हो जाते हैं, कभी भूरे हो जाते हैं, कभी सफ़ेद हो जाते हैं, कभी पूरे आकाश को उमड़ घुमड़ कर घेर लेते हैं और कभी दूर दूर बिखर जाते हैं। वैसे ही जैसे एक छोटा सा बालक हर पल अपनी विचारधारा, अपनी कल्पना को बदलता रहता है। एक पल में वो कुछ सोचता है, जरा सी देर में उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। थोड़े पल में वो हंसने लगता है, अगले पल वो रोने लगता है। वैसे ही जैसे एक बालक, एक बच्चे के मन की कल्पनाएं अस्थिर होती हैं, चंचल होती हैं, वैसे ही तुम भी चंचल हो और बालकों के सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह सुंदर हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, अर्थात तुम एक ऐसे कवि हो जिसने अपने हृदय में बिजली की गड़गड़ाहट को छुपा रखा है। तुम्हारे हृदय में विद्युत अर्थात बिजली, छवि उर अर्थात उसके रूप को, बिजली की चमक को या उसके रूप को, उर मतलब हृदय, अपने हृदय में छुपाने वाले। तुम्हारे हृदय में बिजली छुपी हुई है, बिजली की चमक छुपी हुई है और तुम नया जीवन देने वाले हो। लोगों को नया जीवन तुम्ही से मिलता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम्हारे हृदय में उस बिजली की गड़गड़ाहट में कठोर वज्र के समान ध्वनि छुपी हुई है। तुम गरज कर उस ध्वनि को व्यक्त कर दो और तुम नया जीवन देने वाले हो। जब तुम गरजोगे तो लोगों को नया जीवन मिलेगा। तुम अपनी इस गर्जना से, अपनी इस गड़गड़ाहट से एक नई कविता लिख दो। नूतन कविता फिर भर दो, अर्थात लोगों के मन में इस मौसम में
अपनी गर्जना से, अपनी गड़गड़ाहट के से जो कि वज्र के समान कठोर है, उससे एक नई कविता की रचना कर दो। हे बादल अब तो गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। अर्थात अब यहाँ पे विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल। जब भीषण गर्मी पड़ती है, जब आग उगलता सूरज हमारे सर पे चमकता है, तो संपूर्ण संसार के लोग व्याकुल हो उठते हैं, उन्हें कहीं चैन नहीं आता, तो वो अनमने से हो जाते हैं। उन्मन का मतलब है अनमने से, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है। तो जब वो व्याकुल और अनमने से होते हैं, विश्व के निदाद के सकल जन, अर्थात विश्व के समस्त लोग व्याकुल होते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब तुम किसी अज्ञात अनजानी दिशा से आकर छा जाते हो। अर्थात हे बादल तुम अनंत हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं है, तुम किसी अज्ञात दिशा से आते हो, किसी अनजानी दिशा से आते हो और आसमान में छा जाते हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अर्थात तुम अपने इस शीतल जल से इस तपती हुई धरा को, इस तपती हुई भूमि को तृप्त कर दो, इसे शीतल कर दो। हे बादल अब तो गरजो। तो इस कविता में बार बार कवि बादलों को संबोधित कर रहा है। वो उनसे बरसने के लिए नहीं कह रहा है, वो उनसे बार बार गरजने के लिए कह रहा है। जब बादल बरसते हैं तो सूखी पड़ी लताएं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उन्हें एक नया जीवन मिल जाता है। ऐसे ही संसार के लोग जब गर्मी से व्याकुल होते हैं, अनमने होते हैं, तब बादल अपनी शीतल जलधारा से उन्हें तृप्त कर देता है और सभी लोग प्रसन्न हो उठते हैं। किंतु फिर भी कवि उनसे बार बार गरजने के लिए ही कह रहा है। तो इसमें कवि का एक उद्देश्य है। कवि चाहता है कि बादल बरसने से पहले गरजे, ताकि लोगों के मन में उन उत्साह भरे, वो उत्साहित हो जाएं नए परिवर्तन के लिए, नई क्रांति के लिए, समाज में नए बदलाव के लिए। इसीलिए वो बार बार उनसे गरजने के लिए कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी कविता के दो अर्थ होते हैं, एक उसका शाब्दिक अर्थ, दूसरा उसका प्रतीकात्मक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में हमने बादल को देखा, हम बादलों के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। कवि ने बादल को ही यहाँ पे संबोधित किया, तो वहाँ पे उससे गरजने के लिए कह रहा है। उसकी बरसात से या उसकी बारिश से जो मौसम में, पेड़ पौधों में, लोगों के में जो परिवर्तन आता है उसकी बात करता है। किंतु अगर प्रतीकात्मक अर्थ देखा जाए तो वो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, लोगों की मनोदशा में परिवर्तन लाना चाहता है, इसीलिए वो उनसे गरजने के लिए कहता है। जैसे कि एक कवि, उसने कहा, कहता है, विद्युत कवि उर में कवि नव जीवन वाले। अर्थात तुम एक ऐसे कवि हो जिसके हृदय में विद्युत की चमक छुपी हुई है, जो लोगों को नया जीवन देने वाले हैं। तो यहाँ पर निराला जी ने बादल को एक कवि भी माना है, एक क्रांतिकारी भी माना है, और दोनों का ही काम है समाज में परिवर्तन लाना, उसे एक नई दिशा देना। So guys, I hope you understood this. Now some important word meanings of this poem. Look at the slide. Some important facts about the poem and question answers for the homework. Okay. Now in next video we'll learn about next part. Till that time you be happy, be healthy. Thank you. Have a good day.